हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर बने हुए होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में हम आज क्लास 9th का जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट खंड का 3रा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। जैसा कि आप इस हेडिंग से ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम नात्सीवादी कौन थे उनके बारे में जानकारी लेंगे, हिटलर कौन था, कैसे उसका उदय हुआ और कैसे उसने पूरे विश्व पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं वो उसमें असफल रहा था। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हिटलर के कार्य थे वो किस तरह से उसके परिवार पे, उसके देश पे फर्क डालते हैं और कैसे कहीं न कहीं उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमेट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वो गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। एक बच्चा है जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ, अपने घर में लेटा हुआ है। उसके माता पिता बगल के कमरे में लेटे हुए हैं और वो कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें बहुत ही आराम से कर रहे हैं। वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि वो बातें कोई और जाने, कोई और सुन सके, लेकिन फिर भी इसको चूंकि बगल में है तो कुछ बातें सुनाई दे रही हैं। हेलमेट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र की बात हो रही है और इन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है, ये दौर जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और उसी से संबंधित इस घटना की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हिटलर है उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बहुत ही महती भूमिका निभाई थी। तो इसी से संबंधित बातें हम लोग आगे देखेंगे। अगले दिन वे हेलमेट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमेट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। आपने पीछे देखा था कि वो किस तरह से बातें कर रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने अपने आप को अपने ही दफ्तर में गोली मार लिया। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। अब देखिए, जो भी पारिवारिक स्थितियां होती हैं, परिवार में जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं जो खासकर छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग पे, उनकी सोच पे उसका फर्क हमेशा पड़ता है। यहाँ पे जो कि उसने पहले ही सुना था कि उसके जो पिता हैं वो आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं और आगे वो देखता है कि वो आत्महत्या कर भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो पति पत्नी दोनों एक साथ बात कर रहे थे तो इसका उसके दिमाग पे इनकी मृत्यु के बाद ऐसा सदमा लगा हुआ है कि वो उससे उभर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ भी अब अनसेफ फील हो रहा है, कहीं उसकी माँ भी उसे ना मार दे, जबकि वह इस तरह से मरना नहीं चाह रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें जुड़ती हैं। हेलमेट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत है कि उसके पिता नात्सी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। नात्सी एक तरह से विचार है, पंथ है। ये इसके कट्टर समर्थक थे और इसी कट्टर समर्थक के क्रम में जो एडोल्फ हिटलर था वो भी इसी नात्सी का ही समर्थक था और कहीं न कहीं उसने नात्सियों का ही पूरे विश्व पे कब्जा कराने की कोशिश किया था। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। कहीं न कहीं आपने ये बात जरूर सुना होगा कि हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया पर
उसका कब्जा हो या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो देश है वो जर्मन ही हो। इसी की वजह से उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए थे, जिसका खामियाजा उसे आगे की पीढ़ियों में उसकी कह लीजिए देश की जनता को, उसके परिवार को भुगतना पड़ा। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पीछे जो हेलमुट के पिता बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्यों बात कर रहे थे? शायद इसीलिए क्योंकि इसने यहूदियों का कत्लेआम करवाया था। तो डर था उनको कि आगे अब जब विश्व युद्ध खत्म होगा, अन्य देश या अन्य लोग जो हैं वो थोड़े से सत्ता में होंगे, पावर में होंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अब अपना जो बदला है वो लेंगे। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का क्या मतलब था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वो किस चीज़ से डरे हुए थे। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हेलमुट के पिता है वो क्यों डरे हुए हैं, नाज़ी को समर्थन दे रहे हैं, हिटलर को समर्थन दे रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उनको जो डर है वो आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या बातें उनके दिलो दिमाग में थी जिसकी वजह से उनको इतना डर सता रहा था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। आपको ध्यान हो, जो 1945 है ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और ख़त्म होने का समय है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और जो जर्मनी है इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध के संधियों से निकला हुआ एक परिणाम था और इसका जो एक तरह से जनक था वो हिटलर ही था। हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि इसने जो पुरानी संधियां हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसमें से कुछ संधियां ऐसी थीं जो एक तरह से जर्मन के लिए या खासकर एडोल्फ हिटलर के लिए एक अपमानजनक थी और उसी का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व को झोंक दिया था। कभी हम लोग उस कहानी को भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें थी, कौन से एक तरह से जो संधि हुए थे वो किस तरह से संधि हुए थे, उसमें जर्मनी को कैसे नुकसान हुआ था और क्यों हिटलर ने उसका बदला लेने के लिए इस तरह के कार्य किए जिससे वापस एक बार दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेम्बर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। अब यहाँ पे जो एक तरह से युद्ध की समाप्ति के बाद न्यूरेम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की गई है और इस अदालत की जो स्थापना है वो इसलिए की जा रही है कि जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में जिम्मेदार हों उनको कहीं न कहीं एक तरह से दंडित किया जाए। जिन्होंने एक तरह से मानवता के खिलाफ काम किए हैं, मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, शांति के विरुद्ध काम किए हैं, उनको कहीं न कहीं दंडित किया जाए। अब ये दंड हो सकता है कि आपके शारीरिक क्षति के रूप में हो या आपके देश के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? हम लोग देखेंगे कि आखिर में जर्मनी ने, एडोल्फ हिटलर ने ऐसे क्या कार्य किए थे जो पूरी तरह से नैतिकता पे ही सवाल उठा रहे थे और उनको कहीं न कहीं ऐसे कटघरे में ले जाकर के खड़े कर रहे थे जो अभी तक विश्व ने नहीं देखा था। दूसरे विश्व युद्ध में के साय में जर्मन ने जनसंहार शुरू कर दिया। अभी हमने पीछे देखा था कि कैसे उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही नागरिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा
न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्वित्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीले गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेम्बर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा सुना दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मन पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मन पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, उसने भी नात्सी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? अभी हमने आपको बताया पीछे कि जो भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका जो कहीं न कहीं एक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध में ही छुपा हुआ था। वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व ने जर्मन के ऊपर जिस तरह से जर्मन के साथ जिस तरह से संधियाँ की थी, जर्मन के साथ जिस तरह से व्यवहार किया था, कहीं न कहीं वहाँ के लोग उसी कुंठा में जी रहे थे। और जब एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है जर्मन राष्ट्र में, वो सत्ता में आता है, तो कहीं न कहीं वो अपने सोच से, अपने कुचक्र से वापस पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के दंश में झोंक देता है। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में उसने प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित बदला भी लिया। इस युद्ध में 60 लाख यहूदियों को उसने मरवा दिया, 2 लाख से ज़्यादा जिप्सी, 10 लाख पोलैंड नागरिकों को मरवा दिया। और ऐसे नागरिक जो सिर्फ देश पर उसकी नज़र में भार बने हुए थे, जैसे जो अपंग थे, अपाहिज थे या किसी तरह की शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे थे, उसने उनको भी मरवा दिया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये देश के किस काम के अलावा भार के, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो वापस वहाँ पे इन्हीं सब कार्यों के लिए एक अदालत गठित होती है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो लोगों को दंड दिया जाता है, खासकर जो यहूदी नात्सी लोग हैं, इनको जो दंड दिया जाता है, जितनी बर्बरता इन्होंने की हुई थी उसके मुकाबले बहुत ही छोटा दंड इनको दिया जाता है। और जो मित्र राष्ट्र थे, जो अलग उसमें के पावर हुआ करते थे, जर्मन के गुट के जो देश थे, उन्होंने इस बार जर्मन के साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उनके ऊपर किया था। इस बार उन्होंने जर्मन पर तमाम सारे के सारे जो प्रतिबंध लगाए वो उतने कठोर नहीं लगाए। एक तरह से शायद उन्होंने इस बात का आभास कर लिया, हो सकता है कि दोबारा अगर उसी तरह से उसको दंडित किया जाता है तो भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन जाए। शायद इन्हीं सोच की वजह से इस बार जर्मन के साथ कोई भी अपमानजनक संधि नहीं की गई, जर्मन को पूरी तरह से तोड़ा नहीं गया। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि इसी के समय जो एडोल्फ हिटलर थे वो भी अपने इस परिणाम को देख करके, जैसे उन्होंने कत्लेआम कराया था, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नात्सीवाद हैं, हिटलर हैं, इनकी एक छोटी सी कहानी और कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक क्या स्थितियाँ बनी हुई थीं, क्या बनती हैं, कैसे जर्मन समर्पण करता है और कैसे उसको थोड़ा बहुत दंड दिया जाता है। आगे हम लोग इसमें चलते हैं तो देखते हैं और क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। ये तो हमारा एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आगे हम एक एक करके चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद में अपना पहला एक तरह से हेडिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर का। यूँ कह लीजिए इस चैप्टर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे, वाइमर गणराज्य का जन्म। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक गणराज्य का जन्म हो रहा है। यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के ही चीज़ों को पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। कहीं न कहीं आप इसको जानते होंगे। और जो मित्र राष्ट्र हैं इनमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, आप इन नामों को याद रखिए। जो मित्र राष्ट्र का आपसे पूछा जाए, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके आंसर राइटिंग के क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थीं कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मन ने शुरुआत में तो सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली
और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध है वो जो शुरू हो रहा है वो खासकर जर्मनी की वजह से शुरू हो रहा है। उसमें कई देश भाग ले रहे हैं। लोगों को इस युद्ध से अपने लिए तमाम फायदे की उम्मीद थी, क्योंकि कोई भी किसी काम को बिना फायदे के लिए नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है। यहाँ पे ये युद्ध चल ही रहा था, उसमें अमेरिका भी आ जाता है और बाद में इसी अमेरिका ने लगभग सभी शक्तियों को हराया और जो जर्मन था उसको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसी में ही अमेरिका ने जर्मन पर ऐसे संधियां थोपी थी जिसने अभी ही एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। यहीं से आग सुलग रही थी और वो जा करके द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में बाहर निकलती है। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। आप अगर पीछे एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो कि जो एक तरह से सार्वभौमिक मताधिकार है, इसके लिए लोगों को कितने संघर्ष करने पड़े थे और खासकर महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा था। और अगर आप इसको देखे हो तो कहीं ना कहीं आप इसको फ्रांस की क्रांति में भी देखे होंगे कि वहाँ पर भी महिलाओं को किस तरह से अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था और कैसे कैसे लोगों को एक तरह से वहाँ पे मताधिकार के अधिकार दिए गए थे। वहाँ पे अमीर गरीब के हिसाब से भी दिए गए थे, जमींदार के हिसाब से दिए गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक गठन हो रहा है जर्मन में, वहाँ पे औरतों सहित सभी वयस्क नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जा रहा है। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उन पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब ये जो वर्साय की संधि है, इसको हम कभी सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। यही वर्साय की संधि है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव डाली थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। जर्मन को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनियों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमानजनक के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब आप यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की एक तरह से समाप्ति के बाद में जो राष्ट्र विजयी हुए थे उन्होंने जर्मनी को ही एक तरह से जिम्मेदार ठहराया था इस युद्ध के लिए। और कहीं ना कहीं शुरुआत भी उसने ही किया था अपने कुछ मित्र राष्ट्रों के साथ मिल करके। संधि के तहत आपने देखा कि यहाँ पे कितनी सारी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, कितने सारे भूभाग उससे छीन ले गए, कितने सारे उससे पैसे ले लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी ये जर्मन की जनता में खटक रही थी, क्योंकि इन्हें ये पूरी तरह से अपमानजनक लग रही थी। आप भी अगर इस संधि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जर्मन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जातियाँ कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक तरह फुटाव था कभी न कभी तो होना ही था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध का असर क्या हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस युद्ध का असर क्या हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था।
इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। अब देखिए, जो गलतियां किसी गलती किसी और ने की, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। परिवार में अगर बड़े गलतियां कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बाद में उसको छोटों को भुगतना पड़ता है, उनकी आगे अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। वही स्थितियां यहाँ पर भी बन रही हैं कि जर्मन के जो बुद्धिजीवी थे, जर्मन के जो उस वक्त के बड़े लोग थे, उन्होंने गलतियां की, प्रथम विश्व युद्ध का आह्वान कर डाला, युद्ध लड़े और उसमें वर्साय की संधि उनके साथ होती है और इतनी अपमानजनक संधि उनके साथ होती है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का एक तरह से आधारशिला तैयार कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो आप एक तरह से निचोड़ देखें तो यहाँ पे ये आपको लगेगा कि गलतियाँ जो किए थे वो तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे या कहीं ना कहीं सत्ता से हट चुके थे। अब उसका जो खामियाजा था वो आने वाली नई पीढ़ी को भुगतना था, क्योंकि उसके जो संसाधन थे वो अब खत्म हो चुके हैं या बहुत ही हद तक कम हो चुके हैं। उनका जो एक तरह से आर्थिक स्तर है, जो कि लगभग 6 लाख पाउंड जुर्माना उनको देना पड़ा था, तो उससे भी उनकी जो अर्थव्यवस्था थी कहीं ना कहीं डगमग हो चुकी थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। आज जो समाजवादी है, कैथोलिक है, डेमोक्रेटिक, इन सारे शब्दों को हम पीछे पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। रूढ़िवादी या पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। हमने रूढ़िवादी और पुरातनपंथी भी पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से हम इसको जानते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पीछे पढ़ना जरूरी है। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। आगे हम देखेंगे, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों को मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। यहाँ पे जो खंदक आ रहा है, इस शब्द को आप जान लीजिए। खंदक का अर्थ होता है जो युद्ध का मोर्चा होता है, इस पे सैनिकों को छिपाने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसी को हम लोग खंदक कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रमण, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतिष्ठा की चाह में वह सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गईं, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़वादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैल। यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझें कि जब भी कभी युद्ध होता है तो हम अपने घरों में बैठ करके अपने सैनिकों का हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ पे वो लोग किस परिस्थितियों में जी रहे होंगे। आप युद्ध में अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे की लाशें गिर रही हैं, उनके साथी जो वो मर रहे हैं। और कभी भी युद्ध में, जब युद्ध बड़े स्तर पर चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है, तो वहाँ पे आपके पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि आप अपने लोगों की बॉडी को भी उठा सकें। चलिए, आप अपनी बॉडी को भी उठा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे तरफ की बॉडी है उनको तो आप नहीं उठा पाएंगे। तो वहाँ पे जो तमाम तरह के जानवर होंगे वो भी उनको खाएंगे, क्योंकि उनको इस युद्ध से बहुत मतलब नहीं है। तो ये इस तरह की जो ज़िंदगी होती है वहाँ पे जो सिपाही होते हैं उनका अंदाज़ा हमारे लिए लगाना आसान नहीं होता। हमें तो सिर्फ इतना लगता है कि सिपाही बहुत ही महान है, बहुत ही बहादुर है, लेकिन जो नरकीय ज़िंदगी जी के आते हैं वो सिर्फ उसका अंदाज़ा उनको ही होता है। अगर वहाँ पे मारे गए तो उनकी जो एक तरह से मानसिकता है, एक तरह से जो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, वो तो उनका खत्म हो जाता है। लेकिन जो सिपाही जिंदा वापस लौटता है, कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में वो चीज़ें पूरी ज़िंदगी छाई रहती हैं। तो युद्ध कभी भी किसी बात का अंतिम परिणाम नहीं हो सकता। जो युद्ध है, कोई ज़रूर नहीं युद्ध के माध्यम से ही चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, और भी माध्यमों से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। राजनीतिक रेडिकलवाद या आमूल परिवर्तनवादी और आर्थिक संकट,
या रेडिकलवाद या आमूल परिवर्तनवादी। रेडिकलवाद का मतलब हमने पीछे पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि ये लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके लोग रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आमूल परिवर्तनवाद है और आर्थिक संकट किस तरह से हो रहा है। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिट्स लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के सारे नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। हम देख रहे हैं पीछे कि जहाँ पे भी क्रांतियाँ हो रही हैं, लास्ट में वहाँ पे जो एक तरह से गणराज्य स्थापित और नया देश या नया राज्य स्थापित करने की बात हो रही है, वहाँ पे अब लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने की बात हो रही है। और ये चीज़ें यहाँ पे भी जर्मन में भी हो रही हैं। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। जो एक तरह से गणराज्य स्थापित करने की बात हो रही है, इसको कुचल दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। यहाँ पे जो समाज अभी तक एक साथ चल रहा था और इस समय एक दूसरे के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था या कुछ संगतियों का विरोध कर रहा था, अब इन लोगों ने ही अलग अलग पार्टियों का गठन करके अपने को ही अलग कर लिया और अब ये खुद एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते और एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए, जबकि इन्हें साथ मिलकर के विरोध किसी और बात का करना था। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मन ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाकों रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मन ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जर्मनी है, पीछे हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए, तमाम सारे उससे हर्जाने लिए गए, उसके बाद उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि 1923 आते आते जर्मनी ने, जो कि अभी पूरी तरह से हर्जाना नहीं चुका पाया था, उसने इनकार कर दिया कि हम अब हर्जाना ही नहीं चुका सकते। इससे इसके साथ जो एक और दिक्कत हो जाती है कि जो फ्रांस है उसने इसका जो मुख्य औद्योगिक इलाका रूर था उस पर ही कब्जा कर लिया और इस देश की अर्थव्यवस्था को और भी कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे इसने जो मुद्राएं हैं उनको छाप करके मार्केट में बुरी तरह से उतारना शुरू कर दिया। तो जब भी मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मुद्रा का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। तो एक तो अर्थव्यवस्था इसकी पहले से ही खराब स्थिति में थी और यहाँ पे अत्यधिक मुद्रा आ जाने से उसकी अर्थव्यवस्था में और भी दिक्कत आने लगेगी। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 2400 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 के मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। ये इकोनॉमी का टर्म है और यहाँ पे आप इसको इतना ही समझिए, जब आपके पास जो मुद्रा है
कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पे वो अति मुद्रास्फीति का नाम हम उसको देते हैं। जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अर्थात अभी जो जर्मनी की सिचुएशन हो इतनी बुरी हो चुकी है कि अमेरिका जो कि विश्व युद्ध में सुपर पावर बन के उभरा, सुपर पावर पहले से भी था, और एक बार वापस उसने अपने आप के सुपर पावर होने का जो दुनिया को आभास कराया। और यहाँ पर भी जब जर्मनी की स्थिति एकदम से बुरी हो रही है, तो यहाँ पर अमेरिका ने एक बार फिर से लोगों को इकट्ठा किया और इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, जर्मन के आर्थिक संकट को कम करने के लिए वापस इसने एक योजना बनाई और हर्जाने की जो रकम थी उसको दोबारा तय करने की बात यहाँ पे की गई। मंदी के साल था जब जर्मन अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरह से मंदी में जा चुकी है। यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। यहाँ पे जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो यहाँ पे कुछ स्थिरता आई, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशाही हो गया तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचे जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि अभी जो अमेरिका जर्मन की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उसको मदद कर रहा था, 1924 से 1929 के बीच थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को उसने जर्मन की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा स्थिर किया, लेकिन 1929 में जाकर के खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की दौर आ गई और इससे इतनी ज़्यादा मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई कि इसका जो असर था सिर्फ अमेरिका ही नहीं, विश्व के और भी देशों पर या पूरी दुनिया में ही महसूस किया गया। पूरी दुनिया ही लगभग मंदी के दौर में चली गई। कहीं न कहीं जब किसी राष्ट्र में मंदी का दौर होता है और खासकर वो बड़ा राष्ट्र होता है, संपन्न या सुपर पावर राष्ट्र होता है, तो उसके मंदी का असर या उसके देश में घटित हो रही किसी भी घटना का असर लगभग पूरे विश्व पे जाता है। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेघर होते जा रहे थे या उनके वेतन में काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखित तख्ती गले में लटकाए खड़े थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां वहां पे उस समय मंदी के दौर में रही होंगी। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। यहाँ पे जिनको अपने परिवार की चिंता होती थी वो कहीं न कहीं रोजगार के लिए परेशान रहते थे, कहीं उनको रोजगार मिले। बाकी जिनको आपने आज के समय भी देखा होगा परिवार से मतलब नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति से मतलब नहीं है, वो कहीं भी घूमते रहते हैं। ये स्थितियां वहाँ पर भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार भी उस वक्त की अर्थव्यवस्था है। लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है और इस कदर स्थितियां बुरी हो गई हैं कि लोग कोई भी काम करने को तैयार हों। जैसे जैसे रोज खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। कहीं न कहीं लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों की आजीविका नहीं चल रही है, तो कहीं न कहीं उनको गलत रास्ते पे जाना पड़ेगा, चोरी चमारी पे जाना पड़ेगा या ऐसे तमाम कार्यों को करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ेगा जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आर्थिक संकट ने लोगों को काफ़ी गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यापारी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था।
उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। कहीं न कहीं लोगों के जो दिलो दिमाग में चीज़ें आई हुई हैं वो सही भी हैं, क्योंकि जब कहीं भी रोजगार नहीं बच रहा है तो आप कब तक उससे अछूते रहेंगे। भले ही आज आपके पास पैसा हो, लेकिन वो जब आगे से अब आ नहीं रहा है, बंद हो चुका है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। चीज़ें जो है अब वो बहुत ज़्यादा अलग स्तर से बिक रही हैं, तो आपको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। क्योंकि जब बेरोजगारी होता है तो जिस कार्य को कोई 100 रुपये में करने को बोल रहा होगा, अगर दूसरा बेरोजगार वहाँ पे होगा तो शायद कहेगा कि मैं 90 में ही कर दूंगा। तो इससे जो चीज़ें कोई जो दिक्कत होती है वो कहीं ना कहीं जो मूल्य के स्तर पे होता है, वेतन के स्तर होता है, उसमें दिक्कत आती है। लोगों का जो एक तरह से कार्य करने पे उन्हें जो वेतन मिलता है वो कम हो जाता है। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। अब यहाँ पे आप इन स्थितियों से अंदाज़ा लगाइए कि जब भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की एक तरह से गर्त में जाती है तो वहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। आज का अगर आप एग्जाम्पल लें तो आप अपने दोनों पड़ोसी देश श्रीलंका और खासकर पाकिस्तान, इन दोनों देशों को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरे समय से दौड़ रही, इस वक्त गुजर रही है, और यहाँ पे भी शायद ऐसी ही कुछ स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। यहाँ पे आप जो ये टर्म देख रहे हैं, कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। आपने इस संदर्भ में श्रीलंका को देखा होगा कि वहाँ पे महंगाई और चीज़ें इतनी दिक्कत में आ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वहाँ पे कहीं न कहीं शासन का ही तख्ता पलट हो गया था। और कुछ समय तक तो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय आज सभी अलग जगहों पर जनता का कब्जा हो गया था। जनता ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था और वहीं पर जाकर के लोग रहने लगे थे। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। अब यहाँ पे देखिए स्थितियाँ कितनी बुरी हैं कि जो देश है वही बिल्कुल ही गर्त में चला गया है, और जो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है वो इस चीज़ से निकलने का बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं निकल पा रही है। देश में बार बार आपातकाल लगाया जा रहा है, नागरिक अधिकार रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पेट में भोजन ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, मरना तो है ही, तो ऐसे ही सही। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा कि जब एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1929 के बाद जो एक तरह से आर्थिक मंदी का दौर है, उसे किस तरह से पूरा विश्व चपेट में है, और उसमें जो जर्मन है उसको बहुत ही अत्यधिक स्तर पर दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे हम अपने इस क्लास को रोकेंगे। अगले क्लास में जो हमारा चैप्टर होगा, अगला क्लास जो होगा वो हिटलर का उदय के साथ शुरू होगा। उसमें हम लोग हिटलर का उदय देखेंगे, कैसे हिटलर का उदय होता है, और बाद में जाकर के यही हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है। आशा है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।